दहशतगर्द एक ऐसे नौजवान की दास्तान जिससे बचपन में जायदाद, ऐशो आराम, अपनों का प्यार, रिश्ते छीन लिए गए। हालात के चुंगल में फंसकर वो जुराइम की दुनिया में दाखिल हुआ। मुहिब वतन होते हुए मुल्क दुश्मन करार दिया गया। इंडिया गया तो कदम कदम पर मौत ने घेरा, मगर उसने इंडिया में इंडिया की बैंड बजाए रखी। दास्तान की तरफ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करके अपनी मोहब्बत का सबूत दें। एक दिल हिला देने वाली दास्तान, दहशतगर्द। दहशत, किस्त नंबर 83। अचानक मुझे अपने पीछे सरसराहट सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई रेंगता हुआ मेरे पीछे आ रहा हो। मेरे असाब कशीदा हो गए। मैंने सोचा मुमकिन है पुलिस वाले दाखिली दरवाजे से अंदर आ गए हों और अब इनके आदमी मेरा पीछा कर रहे हैं। बंगले के अकबी हिस्से में जोरदार फायरिंग हो रही थी। वो लोग शायद इसलिए क्रॉलिंग करने पर मजबूर थे कि अपने ही साथियों की चलाई हुई गोलियों का निशाना न बन जाए। अचानक कोई बहुत तेज रफ्तारी से क्रॉलिंग करता हुआ मेरे नजदीक आ गया। मैंने बिजली की तेजी से मौजूद से आने वाले का निशाना लिया और फायर करने ही वाला था कि मेरा ताक़ुब करने वाला तेज सरगोशी में बोला, फायर मत करना कामरान। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो हैरान रह गया। वो गणेश था। क्या चाहते हो? मैंने सख्त लहजे में पूछा। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ कामरान, गणेश फिर सरगोशी में बोला। मुझे तुम्हारी मदद करने के लिए सेठ साहब ने भेजा है। जानकी दास ने खुद ही पुलिस को इन्फॉर्म किया और अब खुद ही मेरी मदद कर रहा है। पुलिस को तो राजू ने इन्फॉर्म किया था। उसे तुम्हारे बारे में किसी से भनक मिल गई थी कि पाकिस्तानी दहशतगर्द कामरान यहाँ मनोद के नाम से रह रहा है। वो पहले ही तुम्हारा दुश्मन था। उसने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। वो जिंदा बच भी गया होगा तो सेठ उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। अचानक सामने से कई फायर हुए। इस दफा गोलियां खतरनाक हद तक हमारे नजदीक से गुजरी। शायद पुलिस वालों ने अपनी पोजीशन तब्दील कर ली थी। मुझे अपने आप पर गुस्सा आने लगा। भला इस खुले मैदान में निकलने की क्या तुक थी? अब न पीछे हट सकता था न आगे जा सकता था। अगर सब पुलिस वाले एक साथ हल्ला बोल देते तो मैं ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 को निशाना बना सकता था। अब यही हो सकता था कि मैं दादू फायरिंग करता हुआ सामने वाले दरख्तों में पहुंचने की कोशिश करूं। गणेश रेंगता हुआ मेरे बिल्कुल नजदीक आ गया। उसके हाथ में राइफल देखकर मुझे खुशी हुई। उसकी पुष्ट पर कैनवस का एक बैग था। मुझे यकीन था कि इसमें फाजल राउंड भी होंगे। इसका मतलब यह था कि अगर हमें पोजीशन लेने के लिए मुनासिब जगह मिल जाए तो हम घंटों तक पुलिस का रास्ता रोक सकते हैं। सामने से फिर एक साथ कई फायर हुए। इस दफा कुछ गोलियां हमसे चंद फुट के फासले पर जमीन में धंस गई। गणेश ने झिझलाकर बैग से में हाथ फेरा, फुर्ती से एक दस्ती बम निकालकर मुझे दिया और बोला, हम एक साथ इन पर 2 बम फेंकेंगे। फिर फौरन धुएं का बम फेंकूंगा। इसकी आड़ में हम बाउंड्री वाल तक पहुंच जाएंगे। मुमकिन है धमाके से दीवार भी गिर जाए। इस दौरान में वो दूसरा बम भी निकाल चुका था। फिर उसने टटोल के धुएं का बम भी निकाला। दस्ती बम की निस्बत इस बम की बनावट गेंद की तरह थी। सतह भी खासी चमकनी थी। फिर उसने मुझे इशारा किया। हमने एक साथ पिन निकाल के और पूरी कुव्वत से बम सामने की तरफ उछाल दिए। फौरन ही कान फाड़ देने वाले 2 धमाके हुए। गणेश ने बिजली की तेजी से धुएं का बम भी उछाल दिया। उसके फैलते हुए धुएं की एक दीवार सी बन गई। लोगों की चीखों पुकार, भागते हुए कदमों की आवाजें, फायरिंग का शोर, एक अफरा तफरी सी मच गई। वहां कोई मेगाफोन पर मुसलसल कह रहा था। ये शोर शराबे और हंगामे में जो कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं और गणेश उठे और दीवानावार सामने की तरफ दौड़ लगा दी। चश्मे जन में हम बाउंड्री वाल तक पहुंच गए। शायद दोनों बम दीवार से कुछ फासले पर ही फट गए थे क्योंकि दीवार बिल्कुल सही सलामत थी। गणेश ने पिन खींच के एक बम दाएं तरफ भी उछाल दिया। धमाका होते ही अजियत भरी चीख बुलंद हुई। गणेश उछल कर दीवार पर चढ़ा और पलक झपकते
बजते ही दूसरी तरफ उतर गया। दूसरे ही लम्हे मैं भी उछलकर बाहर तो आ गया। फिर हम दोनों रुके बगैर एक तरफ दौड़ते चले गए। इसी वक्त सायरन बजाती हुई एक एम्बुलेंस गली की नुक्कड़ पर नमूदार हुई और तेजी से झांकी दास के बंगले की तरफ चली गई। अचानक सफेद रंग की एक कार गली में दाखिल हुई। गणेश ने मुझे इशारा किया और खुद गली के दरमियान में खड़ा हो गया। उसकी पुश्त कार की तरफ थी। उसे देखकर कार वाले ने ब्रेक लगा दी और हॉर्न देने लगा। मैंने झपट कर गाड़ी के नज़दीक पहुंचा और रिवॉल्वर की नाल कार वाले की कनपट्टी पर रख दी। खामोशी से बाहर आ जाओ। मैंने ड्राइविंग सीट का दरवाज़ा खोलते हुए कहा। मुझे ये भी खतरा था कि कहीं पुलिस ना आ जाए। वो लोग वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं थे। कार वाला सहमा हुआ नीचे उतर गया। मैं झपट कर ड्राइविंग सीट पर बैठा। दूसरी तरफ से गणेश भी बैठ गया। मैं गाड़ी रिवर्स गियर में डाल कर और एक्सीलेटर पर पैर दबा दिया। मैं गली की नुक्कड़ तक पहुंचा तो मैंने पुलिस की एक जीप को हरकत में आते देखा। मैंने फुर्ती से गाड़ी मेन रोड डाली और बर्क रफ्तारी से एक तरफ रवाना हो गया। गणेश ने भी पुलिस की जीप को देख लिया था। अब वो पीछे मुड़कर देख रहा था। तो बताया कि हमारे पीछे पुलिस की गाड़ी के अलावा 2 गाड़ियां और हैं। दोनों प्राइवेट कारें हैं, मगर मुझे शुबा है कि इन दोनों में पुलिस वाले सवार हैं। मैं कार को बर्क रफ्तारी से दौड़ाता हुआ इलाहाबाद से बाहर निकल आया। आगे सड़क दूर दूर तक सुनसान थी। मैंने एक्सीलेटर को गाड़ी के फरिश से बिल्कुल चिपका दिया। स्पीडोमीटर की सुई 130 और 40 के दरमियान थिरकने लगी। गणेश ने मुझे टोका, इतनी जल्दी मत करो कामरान, गाड़ी तुम्हारे काबू में नहीं है। तुम फिक्र मत करो, गाड़ी मेरे कंट्रोल में है। मैंने जवाब दिया और गाड़ी की स्पीड मजीद बढ़ा दी। एक मोड़ मुड़ते ही मुझे एक ट्रक दिखाई दिया। वो चारों तरफ से खुला हुआ ट्रक था। इस पर लकड़ी के मोटे मोटे गुठे और बलियां लदी हुई थी। वो सुस्त रफ्तारी से जा रहा था। मैंने गाड़ी को स्पीड देकर ट्रक को ओवरटेक करना चाहा। अचानक मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। ट्रक में से लकड़ी के गत्थे नीचे गिरने लगे थे। इनसे रास्ता ब्लॉक हो गया था। मैंने गाड़ी रोकने की कोशिश की, मगर वो कंट्रोल से बाहर हो गई। लकड़ी की बलियां मुसलसल गिर रही थी। गाड़ी एक बली पर चढ़ी और दूसरी बली से टकराई और तिरछी होकर बाएं तरफ खेतों में घुस गई। मेरा सर बुरी तरह स्टीयरिंग और डैशबोर्ड से टकराया। गणेश भी डैशबोर्ड से टकराकर जख्मी हो गया था, मगर हम दोनों होशो हवास में थे। मैंने दरवाज़ा खोलकर फुर्ती से बाहर छलांग दी। गणेश भी बाहर कूद गया। इस वक्त तक पीछे आने वाली गाड़ियां भी वहां पहुंच चुकी थी। इन लोगों ने आते ही ज़बरदस्त फायरिंग शुरू कर दी। ऐसे लग रहा था जैसे वो हर कीमत पर गिरफ्तार करना चाहते हैं। इस अफरा तफरी में गणेश की राइफल और बैग दोनों चीज़ें गाड़ी में रह गई थी। अब मेरे पास सिर्फ एक मौजर और एक जर्मन लोगर था। फिर पुलिस की कई और गाड़ियां आ गई और इसमें से पुलिस के जवान कूद कूद कर बाहर निकलने लगे। वो लोग चारों तरफ फैलकर घेरा तंग कर रहे थे। गणेश मेरा हाथ पकड़कर एक सिमत भागा, मगर खेतों से बाहर निकलते ही ठटक कर रुक गया। वहाँ एक इंस्पेक्टर और 3 पुलिस कांस्टेबल खड़े थे। इनकी राइफलों का रुख हमारी तरफ था। इंस्पेक्टर ने डपट कर कहा, भागने की कोशिश मत करो वरना भून के रख दूंगा। अचानक कहीं से जबरदस्त फायरिंग हुई और इंस्पेक्टर समेत सब पुलिस वाले जमीन पर ढेर हो गए। मैं और गणेश घबराकर जमीन पर लेट गए। हैरत की बात यह थी कि हमें खराश तक न आई थी। अचानक किसी ने चीख कर कहा, कामरान इस तरफ आ जाओ। वो आवाज़ सुनकर मेरा दिल बिल्लियों उछलने लगा, क्योंकि वो आवाज़ ग्लोरिया की थी। और मैं और गणेश जल्दी से उठे और इस लड़की की तरफ बढ़े। इस वक्त कई फायर हुए और मेरे जिस्म में आग सी भर गई। मैंने बेयकीनी से अपना जायजा लेने की कोशिश की, मगर मुझसे अपने पैरों पर खड़ा रहना 2 बार हो गया। आंखों के आगे नीले पीले दायरे नाचने लगे और मैं थम से ज़मीन पर गिर गया। मैंने जो आखिरी मंजर देखा वो ये था कि गणेश ज़मीन पर पड़ा बुरी तरह तड़प रहा था। मैंने उसे आवाज़ देना चाही, मगर हल्क में गोला सा अटक गया। फिर मेरा ज़हन तारीकियों में डूबता चला गया। मुझे होश आया तो सर में धमाके से हो रहे थे। जिस्म फोड़े की तरह दुख रहा था और मैं शदीद अजियत से दो चार था। मुझ पर नकाहत और गनूदगी सी तारी थी और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई ख्वाब देख रहा हूँ। मैंने इर्द गिर्द का जायज़ा लेने की कोशिश की, मगर मुझ पर गनूदगी का ज़बरदस्त हमला हुआ और मैं एक बार फिर दुनिया और माफिया से बेखबर हो गया। फिर
फिर न जाने कितने घंटों बाद दोबारा होश में आया। इस मर्तबा तकलीफ की शिद्दत में भी कमी थी और आंखें भी पूरी तरह खुल गई थी। सर में अलबत्ता अब भी धमाके हो रहे थे। जिस्म से दर्द की टीसें नहीं उठ रही थी, मगर अब भी पूरा जिस्म बुरी तरह दुख रहा था। मेरी कराह सुनकर कोई तेज से मेरे नज़दीक आया। लिबास से वो नर्स लग रही थी। उसने झुककर मेरा जायजा लिया, फिर इस तेजी के साथ वो बाहर निकल गई। मुझे याद नहीं आ रहा था कि मैंने इस नर्स को कहाँ देखा है। मुझे तो ये भी याद नहीं रहा था कि मैं यहाँ क्यों हूँ, और यकीनी तौर पर किसी अस्पताल का कमरा था। मगर मुझे क्या हुआ था, मैं अस्पताल क्यों आया? मैंने ज़हन पर जोर देने की कोशिश की तो सर पर लगी चोट अब मज़ीद दर्द करने लगी और सर चकराने लगा। मैंने थक कर कोशिश तर्क कर दी और आंखें मूंद कर लेट गया।